हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। जानकारी क्या है? परचेज का इनवॉइस चढ़ाते टाइम पे आप लोगों से जो गलतियां होती है, गलतियां किस तरह की गलतियां? जैसे आपका कोई भी दूसरे स्टेट से अगर माल आता है और आप गलती से उसको CGST और SGST में चढ़ा देते हो, यानी आप समझे नहीं समझे? ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ आपको। जैसे मैं हूँ राजस्थान से और मेरा कोई माल आता है दिल्ली से। बहुत से केस में क्या है कि GSTR 2B का रिकैंसिलेशन या फिर GSTR 2A का जो पहले रिकैंसिलेशन करते थे, अभी GSTR 2B का रिकैंसिलेशन करते हैं। तो जो रिकैंसिलेशन करते हैं उसको तो पता चल जाता है, यानी उन अकाउंटेंट को पता चल जाता है कि ये जो इनवॉइस है आपने CGST और SGST में चढ़ाया है, जबकि इसको IGST में चढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स आती है। देखो, अभी आपका जो टैक्स है, टैक्स तो आपका मैच हो जाएगा। टैक्स मतलब यानी टोटल टैक्स CGST SGST। मान लो 100 रुपये का इन्वॉइस है, चाहे उस पर 18 रुपये लगे, चाहे आपका CGST 9 रुपये SGST 9 रुपये लगे, यानी बिल का जो अमाउंट है कितने का रहेगा? 118 रुपये का। तो आप लोग क्या करते हो, यानी 50% लोग ऐसा करते हैं कि अभी तो इनवॉइस चढ़ा के माल वो बेच देते, रेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जो टैक्स का है, जो लोकल से क्लेम करना चाहिए या फिर दूसरे स्टेट से जो क्लेम करना चाहिए, वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाती है। अब क्या होगा कि जैसे आपने IGST से क्लेम किया 2 लाख रुपए, लेकिन आपको एक्चुअल में 1 लाख रुपए आपका CGST और SGST का था। IGST से आप गलत क्लेम कर रहे हो। तो हो सकता है अगर आपका जो भी CA है और आप हो सकता है उनके लिए अच्छे पैसे देते हो, टाइम से पैसे देते हो, तो वो आपका जो डेटा है प्रॉपर तरीके से चेक करके आपके लिए वो बता सके कि आपने ये जो डेटा दिया है ये आप गलत डेटा दे रहे हो। आपके डेटा के अनुसार यानी 2B के डेटा के अनुसार आपने ये जो एंट्री है वो गलत कर रखी है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं और ना भी बोल सकते। मैं ये 100% नहीं बोल सकता, लेकिन क्या है, जो भी CA लोग रहते हैं तो उनके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि पूरी एक एक एंट्री वो चेक कर सके। एक वो मोटा मोटा आइडिया आपके लिए बता सकते हैं कि आपका 50,000 IGST से आना चाहिए, लेकिन आपने 60,000 कर लिया, या 60,000 आना चाहिए जो आपने 50,000 कर लिया। अमाउंट का बता सकते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट का ऐसे पार्टी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन जो भी ऑपरेटर है या फिर अकाउंटेंट है उसको तो सब कुछ मालूम रहना चाहिए कि मैंने IGST से कितना क्लेम किया है और लोकल से मैंने कितना क्लेम किया है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन क्या है? BG में है इसका सॉल्यूशन। इसका मैंने पहले वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब मैं क्लियर तरीके से बताता हूँ आपके लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, आप किसी भी पार्टी का अकाउंट खोलते हो, यानी मैंने यहाँ पे किसी भी पार्टी का एक अकाउंट खोलता हूँ, यानी ये दूसरे स्टेट की है। मेरा स्टेट क्या है? राजस्थान। यानी मैं किसी भी दूसरे स्टेट का जो पार्टी है उसका अकाउंट खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा न्यू इन्फोटेक, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये मेरी क्या पार्टी है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और मैंने यहाँ पे लिखा मुंबई। ठीक है, यानी ये दूसरे स्टेट की पार्टी है। यानी इनका जो भी GST नंबर है, मैं GST नंबर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल करके आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र कर दिया है, एंटर किया। ठीक है, ये आपने पार्टी का अकाउंट खोल लिया। अब मैं जो आपके लिए बताना चाह रहा हूँ वो क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्टी है, इससे अब आप जब भी आप इस पार्टी का परचेज का इनवॉइस चढ़ाओगे तो आपसे परचेज टाइप जो पूछता है वो नहीं पूछेगा। क्या करना है आपको कि यहाँ पे स्पेसिफाई डिफॉल्ट परचेज टाइप,
देखो बीजी इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें फीचर्स बहुत सारे दे रखे हैं लेकिन लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट परचेज टाइप, यानी इस पार्टी को आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका जो परचेज का इनवॉइस चढ़ेगा वो उसका परचेज टाइप क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको वाई किया। वाई करने के बाद ये इसमें मेरे से पूछा जा रहा है कि IGST 12% रखना है, 18% रखना है, या फिर IGST आइटम वाइज आप रखना चाहते हो या फिर मल्टी रेट रखना चाहते हो। देखो आपके हिसाब से इस पार्टी का जो भी इनवॉइस आता है, देखो एक चीज़ और भी बताऊँ मैं आपके लिए, ये मतलब बीजी में 90% लोगों के दिक्कत आती है। किस तरह की दिक्कत आती है? अगर आपने IGST आइटम वाइज अगर आपने कर लिया है तो उस केस में अगर आपके, मैं ये वाला प्रोसीजर भी आपके लिए बताऊंगा। अभी तो मैं यहाँ से आइटम वाइज कर देता हूँ और यहाँ से एक फ्रीज करने का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप फ्रीज भी कर सकते हो। फ्रीज करने का क्या फ़ायदा है? देखो इस केस में क्या है, आप जब भी इस पार्टी का नाम लिखोगे IGST आइटम वाइज ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रीज परचेज टाइप, यहाँ से अगर मैं वाई कर देता हूँ तो आपका ये जो रेड हो जाएगा और इसको आप चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप फ्रीज भी कर सकते हो। फ्रीज भी अच्छा ऑप्शन है, इससे क्या है आपको बार बार चेक करने की, चेंज करने की दिक्कत है वो जो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, इसमें अगर आपका ये जो पार्टी है इसका अगर कोई सेल्समैन है, स्पेसिफाई अगर सेल्समैन है तो आप यहाँ पे वाई कर सकते हो और यहाँ पे सेल्समैन का नाम लिख सकते हो। सेल्समैन भी आप फ्रीज कर सकते हो। देखो चीज़ें तो इतनी सारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इनको धीरे धीरे करके मैं क्लियर तरीके से आप लोगों के लिए समझाऊंगा। यहाँ से इस सेल्समैन का जो नाम है उसको भी आप फ्रीज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से F2 किया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे क्या करता हूँ, परचेज का इनवॉइस चढ़ा रहा हूँ, किस नाम से, नियो इन्फोटेक मुंबई। यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी मल्टी रेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। लेकिन जैसे ही मैं पार्टी का नाम लिखूँगा, क्या लिखा मैंने, नियो इन्फोटेक, एंटर किया। एंटर करने के बाद आपका IGST आइटम वाइज, यानी मैंने जो सिलेक्ट किया था, और मैंने आपके लिए बताया है कि आपका ये जो रेड हो जाएगा और ये चेंज भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं ये लेता हूँ तो ये बता रहा है कि भाई ये इसको फ्रीज कर रखा है, इस पार्टी के नाम के साथ टैग कर रखा है। ठीक है, तो ये आपने परचेज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से अगर मैं देखो मल्टी रेट की कब आवश्यकता पड़ती है, ये वाला प्रोसीजर भी मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप लोग जैसे कोई भी इनवॉइस आपके पास आता है, आपके पास नेट रेट से भी आ सकता है, विदाउट GST भी बिल बना सकती है पार्टी, उसके बाद टैक्स अलग से लगाते हैं। इसके बाद अगर पार्टी जैसे चाहे तो मल्टी रेट में भी आ सकता है। मल्टी रेट में क्या होता है वो सिस्टम भी मैं आपके लिए बताऊंगा कि जैसे मान लो ये जो बिल है, यहाँ पे आइटम 1 मैंने क्या किया 5000, आइटम 2 कितना किया 10,000। समझना इस बात को, मल्टी रेट का उपयोग कहाँ पे करते हैं? देखो मल्टी रेट का उपयोग उस जगह पे करते हैं जहाँ पर आपका टैक्सेबल वैल्यू में से आपका कोई डिस्काउंट है वो माइनस किया है, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगाया है। ठीक है, नहीं समझे होंगे, ये चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है कितना जा रहा है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये हैं टैक्सेबल वैल्यू है और इसके ऊपर टैक्स लग रहा है कितना 2,400 रुपये। अगर मैं यहाँ पे कोई डिस्काउंट काटता हूँ तो बहुत सी जो कंपनियाँ हैं वो डिस्काउंट कैसे काटती है, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैं 400 रुपये डिस्काउंट काटता हूँ तो यहाँ पे कितना अमाउंट हुआ 17,000 रुपये। लेकिन ये जो नेट अमाउंट है उसमें से ये 400 रुपये डिस्काउंट हुआ है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मल्टी रेट के अंदर क्या होता है कि मेरा जो ये टैक्सेबल वैल्यू है
उसमें से पहले ये 400 रुपये कम हो, उसके बाद जो बाकी जो अमाउंट बच रहा है उस पर टैक्स लगे। ठीक है, तो उस केस के लिए आपको मल्टी रेट का उपयोग किया जाता है। समझे आप? अभी यहाँ पे मैंने डिस्काउंट काटा है, देखो यही चीज़ें सेम यहाँ पे मैंने 400 रुपये का डिस्काउंट काटा है, 17,000 रुपये का बिल बना है, 2400 रुपये का टैक्स है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पहले इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मल्टी रेट कर दिया, यहाँ से कर दिया सेव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टी रेट सेलेक्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका मल्टी रेट सेलेक्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे मैं बिल नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे मल्टी रेट सेलेक्ट मैं नहीं भी करूँगा तो भी, अगर मैं यहाँ पे गलत भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू इन्फोटेक दोबारा से मैं लिखता हूँ तो मल्टी रेट मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, मैंने फर्स्ट आइटम कितने का किया था, 5,000 रुपये का। दूसरा आइटम कितने का किया था, 10,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये का अमाउंट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था आपके लिए कि भाई मेरे को इसमें अगर 1,000 रुपये का डिस्काउंट काटना है तो किस पे कटेगा, टैक्सेबल वैल्यू 15,000 रुपये, 15,000 रुपये पे 1%, यानी 1% नहीं, जैसे मान लो सपोज करो 3,000 रुपये का डिस्काउंट कटना चाहिए इस पर, और 3,000 रुपये का यानी 15,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, 3,000 रुपये का डिस्काउंट कटेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा। मल्टी रेट के अंदर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्काउंट किया। डिस्काउंट कितने का किया, 3,000 रुपये का किया। इसके बाद क्या करना है, टैक्स लगाना है, अप्लाई टैक्स, ओके किया। ओके करने के बाद अब देखो इसमें क्या अंतर है कि पहले 15,000 रुपये पे टैक्स लग रहा था, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू 15,000 है। 15,000 के बाद में 3,000 डिस्काउंट कटा तो टैक्सेबल वैल्यू कितना रह गया, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये पे टैक्स लग रहा है तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 1,920 रुपये। तो यानी जो मल्टी रेट वाले जो बिल आते हैं, अब मल्टी रेट किस समझ सकते हो आप, यानी आइटम के साथ जो डिस्काउंट काटते हैं उसको आइटम वाइज बोलते हैं। अगर आपने बिल बन गया, आपका बिल बनने के बाद टैक्स से पहले कोई डिस्काउंट काटा है तो आप आइटम वाइज उसको नहीं चढ़ा सकते, आपका टैक्स बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगा। उसका रीज़न ये है कि आपको मल्टी रेट में ही चढ़ाना पड़ेगा, यानी सामने वाले ने जो भी वो, चाहे वो बीजी सॉफ्टवेयर यूज करता है, चाहे वो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता है, तो उसने क्या किया, पहले टैक्सेबल वैल्यू के बाद उसने डिस्काउंट काटा, डिस्काउंट काटने के बाद उसने टैक्स लगाया। तो ये प्रोसेस आपने समझ लिया है तो चीज़ तो छोटी सी रहती है। अभी आप बोलोगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वाली जो चीज़ें हमारे को पता है, लेकिन उपयोग में कहाँ पे लेनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। और धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसका परचेज का इनवॉइस चढ़ाना है। और जैसे आपके लिए मैंने बताया है कि हर पार्टी को आप फिक्स डिसाइड कर सकते हो कि इसका मल्टी रेट में आपको इनवॉइस चढ़ाना है, किसी का आइटम वाइज चढ़ाना है, IGST में चढ़ाना है या लोकल में चढ़ाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद आप जैसे चेक करोगे तो आपके लिए आपका जो डेटा है प्रॉपर दिखाई देगा, आपको GST भी सही तरीके से क्लेम करनी होगी। और इससे आगे क्या है, आपके इन फ्यूचर आपके पास कोई किसी तरह का नोटिस नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप YouTube चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बीजी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों के लिए क्लियर तरीके से बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि बीजी सॉफ्टवेयर के बारे में जितने भी छोटे छोटे ऑप्शंस है, या एक अकाउंटेंट या ऑपरेटर या ओनर, जिन ऑप्शंस का यूज़ लेके उनका जो जहां पे समय ज़्यादा खर्च होता है, तो इन चीज़ों से
ज़्यादा समय खर्च होता है और गलतियों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन जो भी ऑप्शंस है, जो भी फीचर्स है, उनके बारे में मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।